everyone, how are you doing? So today's quiz had 30 questions. And you know, irrespective of the score, कि किसके कितने marks आए हैं, क्या minimum score था, क्या maximum score था, the only thing which made me happy today was you were able to retain it to the 30th question. Maybe मेरा expectation level इतना low हो चुका है कि मैं इसी में खुश हो गई हूँ कि आप 30th question तक पहुँच पाए हो. Because पेपर के अंदर जब 100 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, उस समय हमारी बॉडी की जो कंडीशनिंग हुई होती है, वी आर जस्ट अनएबल टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आप लोग 30th क्वेश्चन तक पहुंचे और मुझे भी टाइम का पता नहीं चला. आज की क्विज के अंदर बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, फैक्ट नॉन फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस थे. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज अच्छे से देखी होगी, पीडीएफ अच्छे से पढ़ी होंगी, तो आई एम श्योर कि 25 से 26 क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैकेबल थे. हाँ, 4-5 क्वेश्चंस हर पेपर के अंदर ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे. ठीक है, तो मैं अभी 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ. एक एक क्वेश्चन में जिसमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग देनी है वो भी आप प्रोवाइड. Okay, so let's start with the first question. First question आपसे क्या बोल रहा है? Who among the following chairperson of the Provincial Constitution Committee? Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly. अब Provincial Constituent Committee कौन सी होगी? जो कि जब हम लोगों जब we got independence और 565 रियासतें थी और रियासतों को इकट्ठा करना था, किसकी ड्यूटी थी वो? यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए बना है? किसकी ड्यूटी थी जो स्टेट्स को एक साथ लेकर आया? Who was that? Obviously सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल was the chairman of Provincial Constituent Committee. तो आंसर भी ऑब्वियसली वही होगा, लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में, आप ठीक से पढ़िए. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of the Constitution. सरदार वल्लभ भाई पटेल was the chairperson of the Provincial Constituent Committee. ऐसे याद रखो ना, प्रोविंसेस थे, ठीक है, राजा महाराजाओं के जो भी थे और उनको इकट्ठा किया था, तो ऑब्वियसली उसके चेयरमैन को ही क्रेडिट जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सेकंड क्वेश्चन, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन. मिनिमम एज बतानी है प्रेसिडेंट की. इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए व्हाट इज द मिनिमम एज यू रिक्वायर? ऑब्वियसली 35 इयर्स. ठीक है, दैट इज द मिनिमम एज. प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 होती है. एमएलएज और लोकसभा के मेंबर, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकसभा के मेंबर बनने एक की बात है, उसके लिए आपको 25 इयर्स चाहिए होते. राज्यसभा के लिए हालांकि 30 चाहिए थे. मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 इयर्स, राज्यसभा मेंबर दैट इज 30 इयर्स. ओके, आगे बात करते हैं. The makers of Constitution chose the scheme of Federation of India. ये क्वेश्चन आपको पहले की क्विज में भी आया हुआ, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ इसका आंसर. फेडरेशन ऑफ इंडिया एज प्रेवलेंट कैसा दिखता है? ठीक है, प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैसा दिखता है? वी आर अ पार्लियामेंट्री स्टेट, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हम लोग, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये फॉर्मेट हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ये वाला फॉर्मेट. और ये वाला जो जिस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फेडरेशन काम करता है ब्रिटेन में, वैसा ही इंडिया में काम करता है. नॉट लाइक यूएस, वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल country, right? Obviously, so the makers of the Constitution of India chose the scheme of Federation of India similar to UK model. Thus, the parliamentary system of India is largely based on the British parliamentary system. So the answer is obviously United Kingdom. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Fourth question, what is the tenure of Rajya Sabha members? I am sure कि आंसर ठीक होना चाहिए सबका. अगर आपका गलत है, then it means you are absolutely on a wrong track. मैंने बताया है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती. राज्यसभा पूरी डिसॉल्व कभी नहीं होती. हर 2 साल में मेंबर्स 1/3 मेंबर्स को री इलेक्ट किया जाता है. तो पर मेंबर टेन्योर 6 साल का हो जाता है. एक बंदे के लिए 6 साल का टेन्योर है और हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स को री इलेक्ट किया जाता है. सो राज्यसभा हैज एन indefinite period and not subject to dissolution. The term of an individual Rajya Sabha is 6 years and 1/3 of the members retire every 2 years in accordance with the rules as prescribed in the Parliament of India. So obviously अगर एक इंडिविजुअल के बारे में पूछ रहा है तो आंसर इज 6 years. मैंने देखा कुछ लोगों ने 2 years गलती से मार्क कर दिया है. 2 years नहीं हो सकता. 2 years उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है. हाँ कि इलेक्शन हालांकि हर 2 साल बाद होते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. अगला क्वेश्चन, Who among the following is the supreme commander of India and Indian Armed Forces? मैंने आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, अगर आपने सीरीज अच्छे से देखी हो तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने अच्छे से बताया है that
प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है सारे डिफेंस फोर्सेस का. हम सुप्रीम कमांडर इज द प्रेसिडेंट. सो आंसर इज ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, अनडाउटेडली प्रेसिडेंट. द इंडियाज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, अगला क्वेश्चन. The language and ideals of the preamble of Constitution of India is influenced, borrowed from which of the constitutions? ठीक है, पूछ रहा है. पहला यूएसए, दूसरा फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया. हो सकता है कि आप एकदम से प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल तो यूएसए से लिया था और प्रियम्बल यूएसए का सबसे पहले आया था और आप यूएसए फटाफट से मार्क कर दो, बट नहीं, आप ध्यान से देखो कि उसने आइडियल्स भी पूछा है, लैंग्वेज भी पूछा है. तो आंसर इज 1, 2 and 3. पढ़ते हैं डिटेल क्यों. The term and idea of preamble was borrowed in the Constitution of United States of America, right? American Constitution was the first to begin with the preamble. Absolutely right. However, the language of the preamble is borrowed from the Constitution of Australia. ठीक है? At the same time, the words liberty, ideals of liberty, equality, and fraternity was taken from the French Constitution. So the answer is 1, 2, and 3. Okay. 7th question. What is the chronological order of Assam creation का order बताना है. Assam, Nagaland, Goa and Mizoram. ठीक है, देखिए नागालैंड जो थी वो 1963 में बनी थी, मिजोरम 87 में और गोवा 87 में. बच गई आसाम तो इंडिपेंडेंस के साथ ही बन गई थी, दैट इज 15th of August 1947. तो 47, 63, 87 and 87. So answer should be Assam, Nagaland, Mizoram, Goa. Assam, Nagaland, Mizoram, Goa, option C. ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है. पिछली बार भी बताया था. लगता है आपको कि बिल्कुल याद नहीं हो रहा, डेट्स याद नहीं हो रही है या फिर कैसे करेंगे, इट्स ओके. सारे आपको 400 में से 400 नंबर नहीं लाने हैं. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. आप देखो, अगर आप मैक्सिमम वर्ड आपने स्किप कर दिया हो तो हो सकता है आपने गलत आंसर मार्क कर दिया हो. वो मैक्सिमम पूछ रहा है. ठीक है, 245 तब होता जब वो करंट पूछता. हालांकि अभी राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम पूछा है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से देखिए, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250, जिसमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. 23 जो है वो स्टेट्स और 2 यूटी से आते हैं. 2 यूटी कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी. ठीक है, तो इन दोनों से 238 मेंबर्स और स्टेट से 238 मेंबर्स होते हैं. 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आपको. लेकिन अभी प्रेजेंटली राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स है, जिसमें से 233 तो स्टेट्स और यूटीज के हैं, लेकिन 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए. तो आंसर इस क्वेश्चन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 250. ठीक है, आगे देखते हैं. Which of the following situation a president can establish an interstate council. देखो interstate council क्यों बनती है. अक्सर interstate council तब बनती है जब कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा होने वाला है जिसकी जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो प्रेसिडेंट बनाता है interstate council. interstate council 263 आर्टिकल में मेंशन है. 263 आर्टिकल से प्रेसिडेंट के पास राइट है, वो कभी भी जब कभी भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ पब्लिक हेल्थ की या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चीज जरूरी है, तो इंटरस्टेट काउंसिल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, जिसके लिए काम किया. और ये सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था. ठीक है, याद कर सकते हो आप. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी सिचुएशन में ड्यूरिंग एन इमरजेंसी व्हेन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिकमेंड्स हिम आल्सो व्हेन द पार्लियामेंट पासेस अ लॉ व्हेन इट अपीयर्स टू हिम that it would be serving public interest. So the answer is D. Article 263 of the Constitution of India provides if any time it appears to the president that the public interest that would be served by the establishment of interstate council. ठीक है, 263 मैं आर्टिकल याद कराती हूँ इसका. 263 कैसे याद करोगे आप. देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, 26/11 को, है ना. ऑब्वियसली इंटरस्टेट काउंसिल हुई होगी 26/11 को और पब्लिक इंटरेस्ट में ही बना कॉन्स्टिट्यूशन डे था. तो 263 कैसे याद करोगे. 26 और 2 + 6 + 3 दैट इज 11. 2 + 6 + 3 दैट इज 11. सो 26/11 से आप याद रख सकते हो. हाँ, ऑब्वियसली देखो ऐसी ट्रिक्स हमें यूज करनी पड़ेंगी, तभी आपको सारे आर्टिकल्स याद होंगे. देयर विल बी नो रॉकेट साइंस की मैं आपको कुछ खिलाऊं पिलाऊं और आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाए, है ना. ठीक है, सो 263 से इंटरस्टेट काउंसिल बना. आगे देखते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक. हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेड दिस. देखो बड़े कठोर वचन कहे हैं ये कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं, जब जस्टिसिएबल नहीं है. ये तो वो बात हो गई कि जब बैंक
बैंक के पास पैसे होगा तो बैंक दे देगा, बैंक अपने रिसोर्सेज के हिसाब से दे देगा, वरना कोई बात नहीं। मतलब ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाने का फायदा क्या हुआ? इतने सारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 देने का फायदा क्या हुआ जब वो जस्टिसेबल ही नहीं। ये स्टेटमेंट आया था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बड़े कठोर वचन है। कठोर वचन है तो मतलब केटी शाह, ठीक है, आंसर इज केटी शाह। उन्होंने कहा था that economist was repute also along being the member of the Constituent Assembly. He was a critic of DPSP, Directive Principles of State Policy, and had challenged that the needless fraud, कोई जरूरत नहीं है इस सब की, an excellent window dressing without stock behind that dressing, and like a check on a bank, payable when able, only when the resources of the bank payment. मतलब सिंपल सी बात है कि जब जस्टिसेबल नहीं रखा आपने, किसी को मैंडेटरी नहीं करा, then what is the point of making such thing? ठीक है, ये बता रहा है आपको। ये उन्होंने स्टेटमेंट किया था, किसने? केटी शाह। आगे बढ़ते हैं। Who called Indian people as a single people living under a single imperium derived from a single source? देखो ऐसी बातें ना, सिंगुलैरिटी की या फिर सब एक होने चाहिए, सबको एक जैसा राइट मिलना चाहिए, ऐसी बातें सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने सिंगुलैरिटी के ऊपर इतना फोकस किया था, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ एक है। हालांकि स्टेट्स बटी हुई हैं, हालांकि हम फेडरल फॉर्मेट है हमारा, लेकिन फिर भी सबको एक होकर रहना है। स्टेट है, लेकिन स्टेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी हमें बोलोगे कि भैया मेरा तो बोरिया बिस्तरा बांधो और मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात उन्होंने तब कही थी कि वी आर लिविंग इन अंडर वन रूफ, वन सिंगल रूफ। क्या बोलते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट द फॉलोइंग वर्ड्स रिगार्डिंग इन इंडिया बीइंग यूनियन ऑफ स्टेट्स। The word union is deliberate. The drafting committee wanted to make it clear that though India was a federation, the federation was not a result of an agreement by the states to join in the federation. That the federation not being the result of the agreement, no state can right to secede from it. Though the country and the people may be divided into different states in convenience of administration, the whole country is one integral whole. The people of single people, its people, a single people living under one single imperium derived from one single resource. किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following approved by Public Accounts Committee before being submitted to the Lok Sabha for voting? कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से आपको पहले अप्रूव कराने पड़ते हैं, जिससे पहले कि आप लोकसभा को दिखाओ? ठीक है, वो खर्चे होते हैं एक्सेस ग्रांट्स। जब आपने बजट में कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस बताया कि हम इतना खर्चा करेंगे और आप उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक्सेस ग्रांट है। वो एक्सेस ग्रांट आपको पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाना पड़ता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ही ये है कि वो सारी चीजों को ऑडिट करती है, देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो ऑपोजिट पार्टी का लीडर होता है। जो ऑपोजिशन होगा उसका लीडर होगा, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा ताकि चेक एंड बैलेंस हो। अभी एक ही सरकार है, सरकारी खर्चा करने जा रही है, तो ऑब्वियसली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। आप लॉजिक समझ रहे हो इस बात के पीछे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में 15 जो है वो लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। हर साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो चेयरमैन को सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। हालांकि ऑपोजिशन का लीडर होता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है ये बनेंगे। जैसे अभी जो है वो अधीर रंजन चौधरी है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ साथ हमारे पास एस्टिमेट कमेटी और सीओपीयू कमेटी भी होती है हमारे पास। अब एक्सेस ग्रांट देखते हैं क्या होता है। एक्सेस ग्रांट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट इन अ ईयर एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड इन द बजट फॉर द ईयर फॉर द पर्टिकुलर सर्विस। इट इज वोटेड बाय द लोक सभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। Before on the demands of the access of grants are submitted to the Lok Sabha for voting, they must be approved by Public Accounts Committee of Parliament. Okay? आगे बढ़ते हैं। With reference, इसमें बड़े सारे क्वेश्चन, बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि मैडम प्रेसिडेंट आंसर होना चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट आंसर नहीं है बेटा, आंसर है गवर्नर। देखते हैं गवर्नर क्यों है। अगर आपने जरा सा भी ध्यान से पढ़ा होता शेड्यूल 6 तो आप पूछते नहीं मुझसे ये सवाल। With the reference of the scheduled areas, who among the following is empowered to direct that an act of parliament does not apply to scheduled areas? अगर आपने शेड्यूल इसको
शेड्यूल 6 को, पार्ट 6 को पढ़ा है अच्छे से। पार्ट 6 के अंदर हमारे पास क्लियरली मेंशन है, आप याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एनी टाइम महक मैम, याद आ रहा है ना? एनी टाइम महक मैम में मैंने क्या बताया था आपको, ATMM के, कि ये 4 शेड्यूल एरियाज हैं, 4 शेड्यूल एरियाज को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, स्पेशल पावर्स मिली हुई है। उसी का एक हिस्सा है ये बात कि गवर्नर के पास ऐसे राइट्स होते हैं कि वो पार्लियामेंट को भी बता सकता है कि